रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, 1857 की क्रांति, ठीक है। तो 1857 की क्रांति बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके बारे में चीजें जाननी समझनी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो 1857 की क्रांति पर एकदम बेसिक सी चीजों की अगर हम बात करें तो वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक बात है, मतलब जो फैक्चुअल जानकारियां हैं। देखिए 1857 की क्रांति का अपना एक कांसेप्ट भी है, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इन फैक्चुअल डाटा से, इन फैक्चुअल जानकारियों से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर 1857 की क्रांति। अब ये जो 1857 की क्रांति है इसके संदर्भ में जरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं जो है अंडरलाइन करता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या कि भाई इस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे भैया? तो इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे कौन भैया? पामस्टन। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन थे, ठीक है। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे कैनिंग, ठीक है। और इस समय क्रांति के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य सेनापति कौन थे? जॉर्ज एनिसन। और क्रांति प्रारंभ होने के बाद नियुक्त सेनापति कौन थे? कोलिन कैंपबेल। और इस समय मुगल सम्राट कौन थे या भारत के सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर, ठीक है ना। चलिए भैया, तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे एज इट इज क्या क्या कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन कैसे आता है यहाँ से, जैसे आपसे पूछ लिया कि 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप बताएंगे पामस्टन, ठीक है ना। आप बताएंगे क्या? पामस्टन, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन थे। दूसरा, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। 1857 की क्रांति का क्रांति के समय मुख्य सेनापति कौन था? जॉर्ज एनिसन। लेकिन जैसे ही क्रांति शुरू हो गई तो सेनापति चेंज हो गया और कोलिन कैंपबेल हो गया, ठीक है। बाकी सम्राट कौन थे? बहादुर शाह थे। तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है भैया। अच्छा, तो एज इट इज आपको ध्यान देने की जरूरत है, एज इट इज आपको याद भी करना है भैया। आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर हिंदी में भी मेंशन किया गया है और यहाँ पर इंग्लिश में भी मेंशन किया गया है। तो जिसको हिंदी में लिखने का मन हो हिंदी में लिख सकता है, जिसको इंग्लिश में लिखने का मन हो इंग्लिश में लिख सकता है। और अगर किसी को वीके का जीके अंदाज में लिखना है तो ऐसे लिख सकता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857, एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड हु वाज द ब्रिटिश पीएम? ब्रिटिश पीएम कौन था? पामस्टन। मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर। गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। ब्रिटिश महारानी कौन थी? विक्टोरिया। सेनापति शुरू होने के बाद कोलिन कैंपबेल थे और शुरू होने के समय जॉर्ज एनिसन थे। तो सेम है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे ही एज इट इज आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। हाँ जी, इस तरह के क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आपने बता दिया पामस्टन। गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आपने बता दिया रैमजे मैकडॉनल्ड, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था या द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भैया विंस्टन चर्चिल। आजाद जब हुआ था देश तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली, ठीक है। कौन था भैया? क्लेमेंट एटली। और अभी वर्तमान समय में आप देखेंगे तो कीर स्टारमर है। आज की डेट में कौन है? कीर स्टारमर है और प्रथम भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री। अब यहाँ पर भाई आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री, भारतीय है ना, भारतीय मूल के प्रथम प्रधानमंत्री, भारतीय मूल के जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर हुए यहाँ के, ये कौन हुए? ऋषि सुनक हुए। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे, ठीक है, और या तो फिर एक चीज और देख सकते हैं कि पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है ना। भाई ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन हुई? तो पहली महिला प्रधानमंत्री, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। तो आप क्या बताएंगे फिर? तब आप बताएंगे भैया क्या? तब आप बता रहे होंगे कौन भैया? मार्गरेट थैचर। कौन भैया? मार्गरेट थैचर। तो बिल्कुल मार्गरेट थैचर जो है ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है ना। हाँ, मार्गरेट थैचर जो है ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और यह भी है कि जैसे आज की डेट में अगर आप देखेंगे, वर्तमान समय में आप देखेंगे, वर्तमान का मतलब प्रेजेंट टाइम, ठीक है ना। तो प्रेजेंट टाइम में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है वो कौन है भैया? तो प्रेजेंट टाइम में कीर स्टारमर। कौन है? कीर स्टारमर, ठीक है ना। कीर स्टारमर। तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है, कीर स्टारमर, ठीक है। अच्छा, तो इसमें सिंपल है, इसमें हिंदी इंग्लिश बहुत लिखने का मतलब नहीं है, आप जानते हैं। 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पर पामस्टन। गोलमेज सम्मेलन, तो गोलमेज सम्मेलन को इंग्लिश में लिख देते हैं, ये जरूरी है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो जिस समय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उस समय ये थी, बाकी इसकी डिटेल आप आगे पढ़ेंगे। रैमजे मैकडॉनल्ड, ठीक है, नाम है वो तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहेगा। भारत छोड़ो मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है ना। क्या भैया? क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर विंस्टन चर्चिल। आजादी के समय मतलब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। भाई क्या कह सकते हैं आप? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जिस समय देश आजाद हुआ उस समय की हम बात करते हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, क्लेमेंट एटली। भारतीय मूल के पहले मतलब इंडियन ओरिजिन, ठीक है ना। अगर हम इंडियन ओरिजिन के पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो इंडियन ओरिजिन के पहले प्रधानमंत्री जो है वो ऋषि सुनक है। और पहली फीमेल अगर आप देखेंगे तो मार्गरेट थैचर है, ठीक है, पहली फीमेल। और बाकी प्रेजेंट टाइम में कीर स्टारमर है। एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है भैया। तो ये दोनों केसेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पर यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है वो सारी चीजें यहाँ पर है ना, थियरी में भी लिखी है, हिंदी और इंग्लिश बोथ में। तो सेम चीज को आपको, ठीक है, लिख लेना है, ठीक है। हाँ जी, तो कोई ऐसी असुविधा नहीं होगी, ठीक है। बाकी ये है कि आपके अंदर मतलब वही ना कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहकर चीजों को करेंगे तो जरूर हो जाएगा। अब आइए 1857 की क्रांति पर आधारित पुस्तकें देख लेते हैं, बुक्स बेस्ड ऑन रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है ना। तो किताबें 1857 की क्रांति पर आधारित किताबों की अगर बात करते हैं, 1857 की क्रांति पर आधारित किताबों की बात करते हैं तो देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में मेंशन है, आप आराम से लिख सकते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली किताब यही है, ठीक है। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर ने लिखी। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता ने लिखी। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजूमदार ने लिखी, ठीक है भैया। ये तीसरी स्लाइड है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको याद करना है कि क्या क्या है भैया द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वैसे भी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपने बहुत बार सुना है, ठीक है ना। अजय भैया, ठीक है। 1857 कह रहा हूं, 1837 कब कह दिया हमने, ठीक है। तो 1800, अच्छा यहाँ 1837 लिखा है क्या? ये तो टाइपिंग एरर है, ये तो टाइपिंग एरर है। आपको दिख रहा है 1857 की क्रांति और यहाँ रिवोल्ट ऑफ 1837 लिख दिया, तो ये तो टाइपिंग एरर है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको सही कर लीजिएगा, ये 57 वो लिखा भी है यहाँ 57, वहां बाय मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। चल, ठीक है। तो ये किताबों के नाम है, इनसे भाई वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे पूछ लिया कि 1857 नाम की किताब किसने लिखी थी, तो एसएन सेन ने लिखी थी, ठीक है ना। इसी प्रकार से कॉजेस ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नाम की किताब किसने लिखी? सर सैयद अहमद खान ने लिखी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी एसबी चौधरी ने लिखी, है ना। और इस क्रांति के सरकारी इतिहासकार एसएन सेन थे, ठीक है ना। हाँ, मतलब कह सकते हैं कि गवर्नमेंट हिस्टोरियन ऑफ, ठीक है ना, गवर्नमेंट हिस्टोरियन ऑफ, है ना, गवर्नमेंट हिस्टोरियन, ठीक है, गवर्नमेंट हिस्टोरियन फॉर दिस रिवॉल्यूशन, ठीक है, फॉर दिस रिवॉल्यूशन। तो इस रिवॉल्यूशन के लिए जो सरकारी है ना इतिहासकार थे, ठीक है, वो कौन थे? वाज एसएन सेन, ठीक है ना, एसएन सेन थे। और एसएन सेन के द्वारा ही 1857 नाम की बुक लिखी गई, ठीक है ना। तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये हो गए आपके किताबों के नाम, ठीक है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर, द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता, सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजूमदार, ठीक है। 1857 नाम की बुक एसएन सेन, कॉजेस ऑफ द इंडियन म्यूटिनी सर सैयद अहमद खान, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी एसबी चौधरी, ठीक है। सेम। अब जरा विद्वानों के मतों की बात कर लेते हैं कि अलग-अलग विद्वानों के क्या मत रहे, ठीक है ना। हमारे साथ लिखने का प्रयास करेंगे आप, जितना लिख पाएंगे आप साथ में उतना साथ में लिख लीजिएगा और जो नहीं लिख पाइएगा उतना स्पेस छोड़ दीजिएगा,
ठीक है ना, उतना स्पेस छोड़ दीजिएगा, बाद में इसकी पीडीएफ को देखकर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बाद में इसकी पीडीएफ को देखकर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब भाई है ना, बात समझिए, इससे थोड़ा समय बचत होगा और टाइम से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आराम से आप लिख पाएंगे, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए ठीक है, तो ये पीडीएफ तो आपको मिल रही है, तो पीडीएफ से देखकर आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप कांसेप्ट समझने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ी स्पीड में हमारे साथ आप लिख सकें, ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर पूरा महीना ये भी चला जाएगा, इतिहास खत्म नहीं होगा, फिर आप ही कहेंगे कि कौन सा इतिहास पढ़ा रहे हैं सर, अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, ठीक है। चलिए देखिए, विद्वानों के मतों की बात कर लेते हैं। तो विद्वानों के मतों की अगर हम बात करेंगे तो जैसे एस एन सेन है, कौन है, एस एन सेन। एस एन सेन ने क्या कहा, एस एन सेन का कहना था राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है ना, राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है ना। चलिए, राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम मतलब फ्रीडम स्ट्रगल इन द एब्सेंस ऑफ नेशनलिटी, ठीक है ना। हाँ जी भैया, क्या भैया, फ्रीडम स्ट्रगल इन द एब्सेंस ऑफ नेशनलिटी। तो राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम। जैसे पेपर में क्वेश्चन यहां से आया तो क्या पूछ लेगा कि किसके अनुसार 1857 की क्रांति, किसके अनुसार 1857 की क्रांति राष्ट्रीयता के अभाव में एक स्वतंत्रता संग्राम था, तो आप बताएंगे डॉक्टर एस एन सेन, ठीक है। किसने कहा कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष था। सभ्यता मतलब कौन सभ्य लोग हैं, अंग्रेज लोग सभ्य हैं और भारतीय लोग बर्बर हैं, और सभ्यता और बर्बरता के बीच में एक संघर्ष चल रहा है। ये किसने कहा, टी आर होम्स ने कहा। किसने कहा, टी आर होम्स ने कहा, ठीक है। वीडी सावरकर ने क्या कहा, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मतलब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा, तो वीडी सावरकर ने कहा, ठीक है। अशोक मेहता, राष्ट्रीय विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा, अशोक मेहता ने कहा, ठीक है ना, अशोक मेहता ने कहा, ठीक है ना। चलिए, तो वो चीज है कि आप एकदम देखेंगे कि दोनों ही चीजें लिखी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और ये सेम विद्वानों के मत, ये वो चार मत है, ये वो चार ओपिनियन है, ठीक है, कुछ विद्वानों के, स्कॉलर्स के, जो यहाँ पर हमने मेंशन किए हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको एज इट इज आप लिख लेंगे, और इतना पर्याप्त समय में हमने इसको आपको समझाया कि आप अभी तक अगर लिखने में थोड़ी भी स्पीड होगी तो अभी तक लिख चुके होंगे, ठीक है। चलिए, अब जरा हम इसके कारणों की बात करें। देखिए, एक बात समझिए कि बहुत जो इसके कंसेप्ट की हम बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी भैया, अगर हम इसके कंसेप्ट की बात करें तो इसके कंसेप्ट में बहुत है ना, बहुत ज्यादा डीपनेस नहीं है, एकदम साफ सीधा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। हाँ जी, एकदम साफ सीधा समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। हाँ जी, बहुत आसानी से ऐसे समझिए कि जैसे 1857 की क्रांति अचानक हुई घटना नहीं थी, है ना, अचानक हुई घटना नहीं थी। 1857 की क्रांति अचानक होने वाली घटना नहीं थी, लगभग 100 वर्ष। अब आप ऐसे समझ के देखिए ना, आप पढ़ते हैं कि ब्रिटिश शासन की नींव कब पड़ी थी भैया, ब्रिटिश शासन की नींव 1757 में पड़ी थी, ठीक है। भारत में ब्रिटिश शासन की नींव कब पड़ी, तो भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी 1757 में प्लासी के युद्ध से, ठीक है। और क्रांति कब हुई है, क्रांति हुई है लगभग 100 साल बाद 1857, ठीक है। तो लगभग 100 वर्षों से भारत की जनता ने जो झेला, किसने क्या झेला, किसानों ने अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए ऊंचे ऊंचे जो टैक्स थे, लगान थे, कर थे, उसको झेला। जमींदारों से उनकी जमींदारी छीनी गई तो उन्होंने झेला। रजवाड़ों से, राजाओं से उनकी रियासत छीनी गई, उनके राज्य छीने गए तो उन्होंने झेला। समाज में लोगों का अंग्रेजों ने अपमान किया, जैसे कई सारे होटल रेस्टोरेंट होते थे जहां लिखा होता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, मतलब कुत्ते और भारतीयों का प्रवेश निषेध है, तो इसको झेला। और प्रथम श्रेणी की जो रेल यात्रा थी वो भारतीयों के लिए वर्जित थी, तो उसको भी भारतीयों ने झेला कि अपने देश में उनके साथ इस तरह का भेदभाव हो रहा है। बड़े पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं होती थी, जो न्यायालय वगैरह होते थे उसमें भारतीय लोग जज नहीं बन पाते थे, या अगर कहीं गलती से बन गए तो उन्हें केवल भारतीयों के ही मुकदमे की सुनवाई का अधिकार था, वो किसी यूरोपीय व्यक्ति के मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते थे, ठीक है। ऐसे ही ढेरों सारे है ना चीजें थी जिसकी वजह से, है ना, जिसकी वजह से भारतीय जनमानस में बहुत उबाल 100 वर्षों से लगातार बढ़ता चला गया, और यह उबाल धीरे धीरे इतना भर गया, इतना भर गया कि अंततः 1857 में फूटा, ठीक है, अंततः 1857 में फूटा। और 1857 में एक क्रांति के रूप में जो है ना विद्रोह फूटा, ठीक है, जो क्रांति हुई, इस क्रांति के जो कारण है वो यहाँ पर मुख्य रूप से लिखे हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां, सैनिक असंतोष, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, और नवीन एनफील्ड राइफलों में चर्बी लगे कारतूस, है ना, हाँ जी, प्रयोग की जाने वाली जो कारतूस थे, ये चार प्रमुख कारण हैं। ये क्यों बताए गए हैं, जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 1857 की क्रांति का क्या कारण था, ठीक है। अब जरा बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर आपसे कभी पूछ रहा है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा साथ में, मैं एक्सप्लेन करते चल रहा हूं, आप लिखते चलेंगे, सुनते चलेंगे, ठीक है भैया। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, या केवल ऐसे ही पूछ ले कि कारण क्या था, ठीक है ना। 1857 की क्रांति का कारण क्या था, ठीक है। देखिए, एक बात और है, ठीक है, एक बात और है कि जैसे एक भाई साहब कह रहे हैं कि सर ऐसा अभी भी होता है, ऐसा चाहे तब हुआ हो चाहे अब हुआ हो, ये उन्हीं के साथ होता है जो कमजोर है। जिन्होंने अपने आप को मजबूत बना लिया उनके साथ नहीं होता, ठीक है ना। जिन्होंने अपने आप को मजबूत बना लिया उनके साथ ऐसा नहीं होता, चाहे तब का जमाना हो चाहे अब का जमाना हो। तो अगर आपके साथ कोई नाइंसाफी कर रहा है, अगर आपके साथ गलत हो रहा है, आपको दबाया कुचला जा रहा है, तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं, वो नहीं, ठीक है। आप खुद इसके जिम्मेदार है कि आपने अपने आप को मजबूत क्यों नहीं बनाया। इस बात को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप खुद जिम्मेदार हैं जो आपके साथ गलत हो रहा है, और जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक जो है आप अपने आप को सुधार भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, बाकी आपकी मर्जी। अब आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप किसी जगह पर जॉब करते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए कि आप किसी जगह पर जॉब करते हैं, अगर आप कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, अमूल्य है, बहुमूल्य है, उसके काम आते हैं, तो कंपनी आपके साथ कभी भी आपका मतलब दोहन नहीं करेगी, आपको प्रताड़ित नहीं करेगी, आपको परेशान नहीं करेगी, आप जैसा कहेंगे कंपनी वैसा आपके सपोर्ट में खड़ी रहेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप कंपनी के काम ही नहीं आते हैं तो फिर कंपनी तो समझ रहे हो ना, सेम वही चीज सोसाइटी में भी होता है कि अगर आप है ना, अगर आपके साथ अगर आप एलिजिबल हैं, आप अच्छे पद पर हैं, आप कमा धमा रहे हैं, आप संपन्न हैं, अपने आप को आपने संपन्न बना लिया, तो सोसाइटी में चाहे आपसे ऊंची जाति वाला हो चाहे नीची जाति वाला हो, अगर जातिवाद की कोई बात करें तो चाहे ऊंची जाति वाला हो चाहे नीची जाति वाला हो, सब आपको सम्मान करेंगे, सब आपको दुआ सलाम ठोकेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए, तो आपको अपने आप को पहले मजबूत बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि केवल कह रहा हूं, है ना, हाँ, केवल कह नहीं रहा हूं, उन चीजों को महसूस किया है हमने बचपन से आज तक, ठीक है, उन चीजों को महसूस किया है हमने बचपन से आज तक, और चीजों को कैसे बदला जाता है और कैसे चीजें बदलती हैं वो चीजें की भी है, ठीक है, वो चीजें की भी है। क्योंकि अगर एक एग्जांपल बताऊं तो बस आप ऐसा एग्जांपल समझ लीजिए कि एक जमाना था जब मैं पढ़ाया करता था ट्यूशन, जब मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था तो डेली के एक दिन का डेली का कितना रुपए मिलता था बताएं, 5 रुपए। एक दिन का कितना मिलता था बताएं, 5 रुपए,
ठीक है, तो केवल कहने की बात नहीं है, ठीक है, उस दौर से गुजर के आया हूँ, ठीक है, और अपने एक्सपीरियंस ही आपसे साझा करता हूँ। तो इसलिए आपको अपने आप को खुद मजबूत बनाना पड़ेगा, ठीक है। जिस सोसाइटी में आपका कोई सम्मान नहीं करता, उस सोसाइटी में अगर आपको सम्मान पाना है तो आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा। और जो अपने आप को नहीं साबित कर पाए वो सोसाइटी से सम्मान पाने के हकदार कैसे हो पाएंगे भाई? आपको लगता है दुनिया इतनी अच्छी है, कुछ अच्छे लोग मिल जाएं कि हर किसी का सम्मान कर ले, वो अलग बात है, वो तो कलयुग है। आपको सम्मान पाने के लिए अपने आप को साबित करना ही पड़ेगा, चाहे सोसाइटी हो, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, नाते रिश्तेदार हो, या कोई कंपनी हो, या कुछ भी हो, ठीक है ना। हाँ, तो वो चीज है। खैर, तात्कालिक कारण पर आते हैं, जो हम चीजें आपको बता रहे हैं, है ना। देखेंगे, समय है, ठीक है, मेहनत करते रहने से बदलता जाएगा, ठीक है। तो तात्कालिक कारण में मतलब अगर आपसे पूछता है कि 1857 की क्रांति का कारण, ठीक है ना, 1857 की क्रांति का क्या कारण था? अगर आपको ध्यान दीजिए, अगर आप देखेंगे तो इनमें से कुछ भी ऑप्शन में मिल जाए सही है। आपसे कभी भी पूछ ले कि 1857 की क्रांति का क्या कारण था, ठीक है, हाँ जी, 1857 की क्रांति का क्या कारण था, तो आप भैया इनमें से कुछ भी दोस्तों ऑप्शन में मिल जाए सही है। लेकिन ध्यान दीजिए, आप ये सोचिए कि इनमें से दो कारण आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, इसमें से दो पॉइंट आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इनमें से दो पॉइंट आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि अगर ये ऑप्शन में मिल जाए तो 100% यही सही है, फिर ऑप्शन में कुछ भी हो, ठीक है ना। हाँ जी, तो ध्यान दीजिए, अगर आपको ये ऑप्शन में मिल जाए, ठीक है, अगर आपको ये ऑप्शन में मिल जाए, ठीक है, तो यही आंसर सही है। नहीं, बिल्कुल उसके लिए मत परेशान होइए। देखिए, आपको मेरा ये मानना है कि आप कितना कमाते हैं और कितना क्या चीजें हैं, ये सार्वजनिक रूप से डिस्कस करने की चीज नहीं है। क्योंकि अगर आप ज्यादा कमाते हैं तो आपसे कम कमाने वाले बेचारे क्या होंगे? फिर आपसे कम कमाने वाले जो होंगे उनका हौसला टूटेगा। बहुत कम लोग होंगे जो इंस्पायर होंगे कि यार मुझे इनके जैसा कमाना है। और अगर आप कम कमाते हैं और वो ज्यादा कमाते हैं तो फिर आपका अपमान है। तो बेहतर है कि आप कितना कमाते हैं सार्वजनिक रूप से उसका डिस्कशन नहीं होना चाहिए। आप बस ये कह सकते हैं कि हाँ भैया चीजें ठीक है, बढ़िया है, चीजें ठीक चल रही है, ठीक है, ईश्वर की दुआ से चीजें ठीक चल रही है, चार लोगों की हेल्प करने के लायक ईश्वर ने बनाया है और वो हम कर रहे हैं और नेक काम कर रहे हैं और चीजों को मैनेज करके चल रहे हैं, घर परिवार सब सुखी है, ये कह सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए, तो भैया हमने कहा कि अगर ऑप्शन में ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां दे रखा है तो फिर कोई और आंसर होगा ही नहीं, यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ऑप्शन में ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां दे रखा है तो आखिर ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां ही तो थी ये सारी चीजें। अगर ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां, ठीक है ना, अगर ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां ऑप्शन में दिया है तो नीतियों की वजह से तो सब कुछ हो रहा था, तो सब कुछ इसी के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। हाँ, आगे सैनिक असंतोष। अब ये सैनिक असंतोष क्या था? सैनिकों के मन में असंतोष क्यों आया? सैनिकों के मन में असंतोष आने के पीछे कारण था कि जो पुरानी राइफलों का इस्तेमाल होता था उनकी जगह पर नवीन एनफील्ड राइफल लाई गई, और जो नवीन एनफील्ड राइफल लाई गई उसमें जो कारतूस इस्तेमाल हुए उनमें चर्बी लगी हुई थी। दरअसल में होता क्या था कि जो पुरानी ब्राउन बेस राइफल का इस्तेमाल होता था, अंग्रेजों के द्वारा सैनिकों को ब्राउन बेस राइफल दी जाती थी। कौन सी राइफल? ब्राउन बेस राइफल दी जाती थी। और जो ब्राउन बेस राइफल दी जाती थी उसमें जो कारतूस लगते थे, बात समझिएगा, जो ब्राउन बेस राइफल सैनिकों को दी जाती थी उसमें जो कारतूस लगते थे, उस कारतूस का जो कवर था ना, उस कारतूस का जो कवर था वो क्या होता था? उस कारतूस का जो कवर था वो लोहे का बना होता था। किसका बना होता था? लोहे का बना होता था। तो वो जो कारतूस का कवर होता था वो लोहे का बना होता था, और अगर इस्तेमाल हो जाए तब तो ठीक है, अगर ना इस्तेमाल हो तो वो लोहे का कवर होता था, इसलिए उसमें जंग लग जाती थी। तो कारतूसों में जंग ना लगे, उन्हें जंग से बचाने के लिए अंग्रेजों ने पुरानी ब्राउन बेस राइफल को बदल दिया और उनकी जगह पर क्या ले आए? उनकी जगह पर नवीन एनफील्ड राइफल ले आए और कारतूसों को बदल दिया गया। लोहे की कवर की जगह पर उसमें चर्बी के कवर लगा दिए गए ताकि उसमें जंग ना लगे और वो कारतूस खराब ना हो। तो कारतूसों का जो इस्तेमाल शुरू हुआ वो चर्बी लगे कारतूस होते थे, उसमें गाय की चर्बी लगी होती थी तो हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हुआ, सूअर की चर्बी लगी होती थी तो मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट हुआ, ठीक है ना। हाँ, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो कारतूस है ना, जो कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ, साथियों वो चर्बी लगे कारतूस होते थे, ठीक है। तो जैसा हमने कहा कि सूअर की चर्बी लगी तो मुस्लिम सैनिकों ने सोचा कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, गाय की चर्बी लगी है तो हिंदुओं ने सोचा हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। तो इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से जो सैनिक है उन्होंने इनकार कर दिया और ये सैनिकों में असंतोष का सबसे बड़ा कारण था। और सैनिकों के असंतोष का एक बड़ा कारण ये भी था सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856 में। जो सामान्य सेना भर्ती अधिनियम अर्थात जनरल आर्मी रिक्रूटमेंट एक्ट आया। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि जो भारतीय सैनिक नियुक्त हो रहे हैं उन्हें कभी भी किसी भी जगह पर तैनात किया जा सकता है। उन्हें जरूरत पड़ने पर अफ्रीका जाना पड़ सकता है, म्यांमार जाना पड़ सकता है, श्रीलंका जाना पड़ता है, सिंगापुर जाना पड़ सकता है, जरूरत पड़ने पर उन्हें समंदर पार जाना पड़ेगा। और भारतीय लोगों में यह मान्यता थी कि समंदर पार करके जाना मतलब अपने धर्म को भ्रष्ट करना, ठीक है ना। हाँ जी, अपने धर्म को भ्रष्ट करना। तो सैनिकों में असंतोष का यह भी कारण था कि हमें समंदर पार करके जाना पड़ेगा। और दूसरी बात सबसे बड़ी चीज की दूर जाना पड़ेगा, घर द्वार से इतनी दूर, ठीक है ना, इतनी दूर जाना पड़ेगा, तो वो भी एक कारण था। तो सामान्य सेना भर्ती अधिनियम, और ये सब कारण क्या साबित कर रहे थे? ये सब कारण ये साबित कर रहे थे कि अंग्रेज भारतीयों के धर्म को क्या कर रहे हैं? अंग्रेज भारतीयों के धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। अंग्रेज जो है वो भारतीयों के धर्म को क्या कर रहे हैं? भ्रष्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि मामला क्या था। मामला मुख्य रूप से यही था, जो तात्कालिक कारण था वो था चर्बी लगे कारतूस, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो एकदम तात्कालिक कारण यही था, क्या? चर्बी लगे कारतूस। क्या थे भैया? चर्बी लगे कारतूस। तो चर्बी लगे कारतूस सबसे तात्कालिक कारण थे, क्योंकि चर्बी लगे कारतूसों ने भाई सैनिकों के दिमाग में ये भर दिया कि उनका धर्म क्या हो रहा है? भ्रष्ट हो रहा है। और आप जानते हैं कि प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो या आज का टाइम हो, अगर कोई चीज सबसे ज्यादा सबसे तेज प्रभाव डालती है तो वो है धर्म। आप किसी के धर्म पर उंगली मत उठाइए, बाकी सब वो बर्दाश्त कर लेगा, ठीक है। अगर थोड़ा भी पेशेंस वाला व्यक्ति है, कम गुस्सा वाला व्यक्ति है, तो धर्म के अलावा वो सब बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन जब बात धर्म की आ जाए तो कोई कितना भी पेशेंस वाला व्यक्ति वो बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि मामला फिर आस्था का हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, इसलिए संविधान भी कहता है कि भैया सबको अपने अपने धर्म को मानने की, उसमें आस्था रखने की, उसका प्रचार करने की, उससे संबंधित कर्मकांड करने की, तिलक लगाने की, टोपी लगाने की, जो भी करने की आजादी है। आपको जो मन करे वो करिए, ठीक है। आपको जो मन करे, जैसा मन करे वैसा रहिए। मन करे जो मन करे वो धर्म अपना लीजिए, ना मन करे कोई धर्म मत अपनाइए। बस आप किसी दूसरे के धर्म को अपशब्द नहीं कह सकते, ठीक है। ये चीज है, ठीक। फिर गलत समझोगे तो ये होगा। हम यही कह रहे हैं कि सुअर की, है ना, सुअर की, जैसे इसमें ये हुआ, कारतूसों में क्या हुआ कि भैया गाय की चर्बी लगी होती थी, सुअर की चर्बी लगी होती थी, ठीक है ना। तो गाय की चर्बी की वजह से, ठीक है, गाय की चर्बी लगी होने की वजह से हिंदू सैनिकों में ये बात फैली कि भैया हम गाय की चर्बी लगे हुए कारतूसों को मुंह से कैसे खोलेंगे। अब मुस्लिम समाज के जो सैनिक थे उनके दिमाग में आया कि सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को हम अपने मुंह से कैसे खोलेंगे, क्योंकि उससे तो जो है कहीं ना कहीं हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। वही तो कह रहे हैं, उसको अदरवाइज क्यों ले रहे हो भैया, हमने कब कहा, ठीक है। तो भैया जो चीज है वो चीज है, ठीक है। अच्छा, तो इन वजहों से 1857 की क्रांति हुई।
सेना में दिसंबर 1856 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि नवीन एनफील्ड राइफलों को ब्राउन बेस राइफल की जगह पर कब शामिल किया गया? दिसंबर 1856। एज इट इज याद करना है, ठीक है ना? हाँ जी। बाकी कर्मा है, जैसा अंग्रेजों ने कर्मा किया वैसा उन्हें मिला, ठीक है ना? हाँ जी भैया। अच्छा, ठीक। अब देखिए क्या है कि 1857 की क्रांति के संदर्भ में अगर हम केंद्र की बात करें तो बहुत आप देखेंगे तो 1857 की क्रांति का जो केंद्र था, ठीक है, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें ये मैप उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ये मैप केवल इसलिए दिखा रहा हूं जिससे आपको ये अंदाजा लगे, ये आप समझ पाए कि 1857 की क्रांति का ज्यादातर जो विस्तार है वो किन क्षेत्रों में था। तो अगर आप 1857 की क्रांति की बात करें, ठीक है, तो इसका विस्तार आप देख सकते हैं मुख्य रूप से, है ना, यूपी बिहार वाले क्षेत्रों में ज्यादा था, ठीक है ना? मुख्य रूप से यूपी बिहार वाले क्षेत्रों में ज्यादा था। बाकी पूर्वोत्तर की बात करें तो मणिपुर में थोड़ा सा विस्तार देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर आप विस्तार की बात करें तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश का क्षेत्र, यही 3-4 क्षेत्र ज्यादा थे, ठीक है ना? दक्षिण भारत में इस क्रांति का विस्तार नहीं था। अच्छा, अगर आप देखें तो केवल दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, केवल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में ही 90% जो विस्तार है, मतलब क्रांति का जो 1857 की क्रांति का जो 90% हिस्सा है, जो घटनाएं हैं, वो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली में ही घटी। ये बात सच्चाई है, जो कि पूरे देश का, है ना, बहुत ज्यादा कवर करेगा। तो कितना कवर करेगा? 30% क्षेत्र, 40% क्षेत्र, इतना ही तो 30 से 40% एरिया ही तो कवर हुआ। इसका मतलब कि 1857 की क्रांति पूरे देश में नहीं हुई, और यही कारण है कि अंग्रेजों ने बड़े आसानी से इसे कंट्रोल कर लिया। यही कारण है, कारतूस का मतलब होता है गोली, जो बंदूक में कारतूस मतलब लगाई जाती है, गोली भरी जाती है, बुलेट, उसी को कहते हैं, ठीक है? तो यही कारण है, क्योंकि क्रांति पूरे देश में नहीं फैली, इसीलिए अंग्रेजों ने आसानी से कंट्रोल कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर पूरे देश में क्रांति होती और पूरे देश में एक साथ क्रांति होती तो अंग्रेज सैनिक इतने ज्यादा थोड़ा ना थे कि इतिहास के मतलब अलग-अलग हिस्सों में लड़ पाते, इतने ज्यादा नहीं लड़ पाते, ठीक है? क्योंकि सीमित क्षेत्रों में ही था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, बाकी जगहों से सैनिकों को लाकर इसी पर लगा दिया कि भैया यहाँ कंट्रोल करो, यही दिक्कत है, ठीक है ना? हाँ जी, यहाँ कंट्रोल करो, यही दिक्कत है, ये चीज है, ठीक है ना? हाँ जी। तो आप अगर 1857 की क्रांति की बात करें, अगर हम और एक-एक चीज को समझें और उसको लेकर आगे बढ़ें, तो आप ये चीज देख पाएंगे 1857 की क्रांति पर, ठीक है ना? तो देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857 की क्रांति के संदर्भ में घटनाक्रम को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 1857 की क्रांति, चर्बी लगे कारतूस, चर्बी लगे कारतूस, चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार के कारण भंग की गई पहली रेजिमेंट कौन सी थी? 19वीं, ठीक है ना? हाँ, ठीक है, हाँ, उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत में ज्यादातर विस्तार था। बात समझ रहे ना? तो पूरे घटनाक्रम को समझिएगा, क्योंकि एक 19वीं रेजिमेंट का मतलब समझ रहे ना? रेजिमेंट को इंग्लिश में कहेंगे एनआई, एनआई का मतलब नेटिव इन्फेंट्री, एनआई का मतलब नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है? तो रेजिमेंट एक 19वीं रेजिमेंट है, एक यहाँ पर देखिए 34वीं रेजिमेंट है, और एक यहाँ पर देखिएगा है ना, जिसने घटना शुरू की है 20वीं रेजिमेंट है। तो जरा ध्यान दीजिए कि ये क्या है भैया, ये 20वीं रेजिमेंट, और ये देखिए क्या है, ये 34वीं रेजिमेंट, और ये देखिए ये क्या है, ये 19वीं रेजिमेंट। तो रेजिमेंट का मतलब होता है क्या? रेजिमेंट का मतलब होता है नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है? तो समझेंगे, चर्बी लगे कारतूसों का चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करने के कारण पहली रेजिमेंट जिसे अंग्रेजी सरकार ने भंग कर दिया, ठीक है, तो वो थी 19वीं रेजिमेंट। और जिस रेजिमेंट के सिपाही ने सबसे पहली गोली चलाई, भाई 1857 की क्रांति की पहली गोली किसने चलाई? मंगल पांडे ने चलाई, वो 34वीं रेजिमेंट के थे। और जिस रेजिमेंट ने इस क्रांति को शुरू किया वो 20वीं रेजिमेंट थी। समझ रहे ना? ये तीनों पॉइंट एक जगह नहीं याद करेंगे, दिमाग का तरी हो जाएगा, तो क्या अलग अलग याद करेंगे, आपको पता नहीं कहां खिचड़ी हो रहा है, ठीक है ना? तो जिस रेजिमेंट को पहली बार भंग किया अंग्रेजी सैनिकों, अंग्रेजी सरकार ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करने के कारण, वो 19वीं थी। और जिस व्यक्ति ने, जिस रेजिमेंट के सिपाही ने 1857 की क्रांति की पहली गोली चलाई वो 34वीं रेजिमेंट थी, और जिस रेजिमेंट ने इस क्रांति को शुरू किया वो 20वीं रेजिमेंट थी। हाँ, ठीक है ना? तो समझिए, तो अब घटनाक्रम की अगर बात करें तो चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग के इनकार की वजह से 19वीं रेजिमेंट को पहले भंग किया गया। फिर मंगल पांडे वाली घटना कब की है? 29 मई 1857 की है, 29 मई 1857 की है, है ना? 29 मार्च 1857 की है। अब देखिए होता क्या है कि मंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे है, नाम से समझ आ रहा है कि ब्राह्मण है, ठीक है? तो भैया मंगल पांडे है, पांडे जी है, ठीक है? हुआ क्या था, ठीक है, हुआ यह था कि मंगल पांडे जी जो है, ठीक है, ब्राह्मण है। तो जब इन्हें इस बात का पता चला, जब फाइनली इन्हें इस बात का पता चला कि चर्बी लगे हुए कारतूसों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, चर्बी लगे कारतूसों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ठीक है ना? हाँ जी, जब चर्बी लगे कारतूसों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो इन्होंने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। और जब इस बात को लेकर इनकी अपने सीनियर अधिकारियों से बहस हुई तो इन्होंने अपने 2 सीनियर अधिकारियों ह्यूडसन और बाग, अपने 2 सीनियर अधिकारियों ह्यूडसन और बाग को गोली मार दी, ठीक है? और ये बात है कब की? 29 मार्च 1857, ठीक है ना? गोली मार दी। कहां पर गोली मारी? बैरकपुर छावनी, बंगाल। बैरकपुर छावनी, बंगाल में इन्होंने अपने 2 सीनियर अधिकारियों ह्यूडसन और बाग को गोली मार दी। 29 मार्च को गोली मारी थी और मात्र 1 हफ्ते बाद 8 अप्रैल को इनको फांसी हो गई। मात्र 1 हफ्ते बाद 8 अप्रैल को इनको फांसी हो गई। तो ये मंगल पांडे वाला मामला है। इन्हें भाई ये बलिया के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के बलिया के, जो कि बिहार और यूपी के बॉर्डर पर पड़ता है। इस क्रांति का भाई अब यहाँ पहली गोली चल गई, इसके बाद आगे बढ़ी चीजें। अब धीरे-धीरे क्रांति के लिए विचार विमर्श और प्लानिंग तेज हो गई। क्रांति के लिए विचार विमर्श और प्लानिंग जो हो गई वो तेज हो गई, और प्लानिंग का एक बड़ा प्रमाण है प्रतीक, मतलब इस क्रांति का एक प्रतीक डिसाइड किया गया, एक सिंबल डिसाइड किया गया, ठीक है ना? हाँ जी भैया, एक सिंबल डिसाइड किया गया, एक प्रतीक डिसाइड किया गया। और क्या था सिंबल? कमल व रोटी, कमल व रोटी, है ना? कमल व रोटी मतलब, कमल मतलब लोटस का फूल और रोटी मतलब आप जानते हैं ब्रेड, कमल व रोटी। तो आप समझिए कमल व रोटी ने क्या किया? जो रियासत के राजा थे उनके पास कमल भेजा गया, जो रियासतों के राजा थे उनके पास कमल का फूल भेजकर क्रांति में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। और रोटी किसके पास भेजी गई? जो गांव-गांव के मुखिया या प्रधान टाइप के लोग थे, या गांव-गांव के जो है मतलब एक तरह समझिए कि जो प्रतिष्ठित लोग थे, जिनकी बात उस गांव के लोग माने, उनके पास रोटी भेजी गई, ठीक है ना? हाँ जी भैया। अब ये तो भैया रॉकी बाबू मुझे नहीं पता, और वो अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है कि एग्जैक्टली किसे कहते हैं, ठीक है? निर्धारित डेट, और एक डेट भी डिसाइड की गई कि 31 मई 1857 को क्रांति शुरू की जाएगी। लेकिन भाई इंतजार कहां हुआ? 31 मई 1857 को क्रांति शुरू होगी ऐसा डेट डिसाइड हुआ, लेकिन निर्धारित तिथि से 21 दिन पहले ही 10 मई 1857 को 20वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने मेरठ से क्रांति शुरू कर दी, ठीक है? और जब 20वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने मेरठ से 10 मई 1857 को क्रांति शुरू की तो ये सीधे किधर की ओर निकले? दिल्ली की ओर निकले। क्यों दिल्ली की ओर निकले? दिल्ली की ओर इसलिए निकले क्योंकि उन्हें पता था कि दिल्ली में कौन मिलेगा? बहादुर शाह जफर मिलेंगे। कौन? बहादुर शाह जफर मिलेंगे, जो कि मुगल सम्राट हैं और
प्रतीकात्मक रूप से ही सही भारत के भी सम्राट हैं। तो भैया सीधे ये विद्रोही सैनिक कहां पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। तो 11 मई 1857 को विद्रोही सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना इस क्रांति की पहली घटना मानी जाती है। और अगले ही दिन 12 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता घोषित कर दिया गया। ठीक है ना? हाँ जी, बात समझ रहे हैं? तो अब आप एक चीज समझिए क्या कि पहली रेजिमेंट जिसे भंग किया गया 19वीं, पहली गोली मंगल पांडे, ठीक है, और क्रांति की शुरुआत मेरठ से, लेकिन पहली घटना विद्रोही सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। समझ रहे हैं ना? तो ये एज इट इज आपको समझना पड़ेगा। ठीक है भैया? बाकी झंडा गीत किसने लिखा था? हाजी मुल्ला ने लिखा था, जो नाना साहब के सलाहकार थे, जो नाना साहब के सलाहकार थे। ठीक है भैया? तो ये चीज है। अब किसी के दिमाग में ये आया कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि पहली गोली जो मंगल पांडे ने चलाई वो 29 मार्च 1857 को चलाई और क्रांति की शुरुआत इस घटना के लगभग 1.5 महीने बाद 10 मई को हुई। तो संभव है क्योंकि मंगल पांडे ने जो गोली चलाई थी वो इस क्रांति की पहली घटना तो थी, लेकिन उसके बाद बीच में गैप आया एक, और उस गैप के बाद जो प्रॉपर क्रांति शुरू हुई वो 10 मई 1857 को शुरू हुई। लेकिन पहली गोली तो मंगल पांडे की मानेंगे क्योंकि उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है ना? उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। बात समझ रहे हैं? तो वो चीज है। अब आप देखेंगे कि जैसे अलग अलग जगहों से क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो जैसे भाई दिया हुआ है दिल्ली से बहादुर शाह जफर और दमनकारी अंग्रेज निकोलसन हडसन, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, दमनकारी अंग्रेज जनरल जोरो, ऐसे बिहार फैजाबाद लखनऊ दे रखा है। ठीक है ना? प्रॉपर कानपुर इलाहाबाद ग्वालियर मेरठ बरेली, ठीक है, सबका दे रखा है कि कहां से किसने क्रांति का नेतृत्व किया। तो कहां से क्रांति का नेतृत्व किसने किया है वो बकायदा यहां पर दिया है। ठीक है ना? हाँ जी। अरे वो झंडा गीत अलग है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, है ना? वो झंडा गीत अलग है जिसे श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने लिखा है, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है भैया? ये कोई नई चीज जैसे लीडर्स लिखा है, तो ये लीडर्स कोई नई चीज नहीं है, ये जो लिस्ट में लिखा है ना, जो यहाँ पर लिस्ट में लिखा है, यही बात यहाँ वीके का जी के अंदाज में लिख दी गई है बस। ठीक है ना? हाँ जी, है ना? तो बिल्कुल, तो जैसे है क्या कि जैसे आप देख सकते हैं कि भैया दिल्ली से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर और बख्त खान, बहादुर शाह जफर और बख्त खान। लखनऊ से किसने किया? बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादिर। कानपुर से किसने किया? नाना साहब और तात्या टोपे। क्यों? क्योंकि तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे। यहाँ लखनऊ से ब्रिजेश कादिर भी क्यों? क्योंकि ये बेगम हजरत महल के बेटे थे। यहाँ दिल्ली से बख्त खान भी क्यों? क्योंकि ये बहादुर शाह द्वितीय के सेनापति थे। ऐसे ही असम से कौन? कंदपेश्वर सिंह और मणिराम दत्त, है ना? कंदपेश्वर सिंह और मणिराम दत्त। तो कंदपेश्वर सिंह राजा थे और ये उनके दीवान थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कालकी से तात्या टोपे, प्रयागराज से लियाकत अली, अयोध्या से मौलवी अहमदुल्ला और बिहार से कह लीजिए या शाहबाद से या जगदीशपुर से या पटना से कुंवर सिंह। तो 1857 की क्रांति में जितने लोग लड़े, ठीक है ना, उन सब में सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन था? अरे मोस्ट एजेड, ठीक है, मोस्ट एजेड, ठीक है ना? तो सबसे एजेड व्यक्ति, अगर आपसे कभी पूछे कि सबसे एजेड व्यक्ति कौन था तो कुंवर सिंह थे। ठीक है, सबसे एजेड। और मौलवी अहमदुल्ला क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें अंग्रेजों ने इनामी घोषित किया। इनके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया। और दूसरी बात, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। ठीक है ना? अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने क्या किया? जिहाद का नारा दिया। ठीक है ना? हाँ, ठीक। तो अब क्या है कि चीजें एक दूसरे से बड़ी आसानी से जुड़ती चली गई। ठीक है, बहुत आसानी से जुड़ती चली गई। फिर भी अगर कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो आप देखिए कि जैसे 1857 की क्रांति, तात्कालिक कारण क्या था? धार्मिक असंतोष, है ना? तात्कालिक कारण क्या था? धार्मिक असंतोष। और हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि धार्मिक असंतोष कहे या चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, यहाँ तात्या टोपे 2 बार नहीं 3 बार आएंगे। तात्या टोपे कानपुर में आएंगे, तात्या टोपे कानपुर में आएंगे भाई सेनापति के रूप में, कालपी में आएंगे स्वयं नेतृत्व करते नजर आएंगे, ग्वालियर में भी है और झांसी में भी है। ठीक है, तो तात्या टोपे कई जगह मिलेंगे। तात्कालिक कारण धार्मिक असंतोष या चर्बी लगे कारतूस। ठीक है, और नॉर्मली अगर कारण पूछा जाए तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां, पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है ना? इसी प्रकार से अंग्रेजों का साथ किसने दिया? ग्वालियर की सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर, ये वो भारतीय रियासतें हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया या साथ देने को मजबूर हुए। सबसे उम्रदराज नेता, मोस्ट एजेड लीडर ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857, कुंवर सिंह। रियल नेम जैसे तात्या टोपे का रियल नेम रामचंद्र पांडुरंग, रानी लक्ष्मीबाई का मनु और मणिकर्णिका, नाना साहब का धूधू पंत। ठीक है, और अंतिम घटना क्या थी? तात्या टोपे की मध्य भारत से गिरफ्तारी। 1857 की क्रांति की अंतिम घटना क्या है? तात्या टोपे की मध्य भारत से गिरफ्तारी। और इसमें कौन कौन ऐसे थे जो नेपाल चले गए? तो नाना साहब क्रांति के बाद कानपुर वाले नाना साहब नेपाल चले गए और लखनऊ वाली बेगम हजरत महल भी नेपाल चले गए। ये दोनों ही लोग नेपाल चले गए। ठीक है ना? हाँ जी भैया, ठीक है ना? इसी प्रकार से बहादुर शाह कहां चले गए? रंगून चले गए। और इसका विस्तार मुख्यतः कहां था? उत्तर भारत में था। ठीक है ना? इसका विस्तार मुख्यतः कहां था? उत्तर भारत में था। ठीक है, तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए इस पर एक क्लास और कल भी हो जाएगी, इस पर एक क्लास और कल भी हो जाएगी। और ये जो है ना, जो चीजें यहाँ पर मेंशन है, इसको हम आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल करा देंगे ताकि इंग्लिश वाले साथी भी हमारे लिख पाएं इस चीज को। और इससे संबंधित और जो घटनाएं हैं उसको हम आगे कल बात कर लेंगे। 1857 की क्रांति के अलावा कुछ और भी आंदोलन और विद्रोह हैं जिनकी लिस्ट हम आपको कल वाली क्लास में उपलब्ध कराएंगे। ठीक है ना? तो आप देखेंगे तो एक ये फ्लो चार्ट, एक ये फ्लो चार्ट, है ना, और इसी प्रकार से एक ये फ्लो चार्ट। ठीक है, और शुरू में हमने आपको एक ये फ्लो चार्ट दिया, एक ये फ्लो चार्ट दिया, मतलब 4-5 पेज के फ्लो चार्ट भी है और भी कई सारी घटनाएं हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे की चीजों के लिए हम कल आपसे मुलाकात करते हैं। ठीक है भैया? अच्छा, तो सीक्वेंस रेजिमेंट चलेगी क्या कि 34 के बाद 20 कैसे आ गई? तो रेजिमेंट का नाम था तत्ता, तो 34 के बाद 20 आ गई तो क्या दिक्कत है ना? वो रेजिमेंट का नाम है तो 34 आए, 20 आए, 98 आए, क्या फर्क पड़ता है? चलिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो इस टॉपिक का नाम क्या है भैया? इस टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है भैया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो बेसिक चीजें हैं वो तो आपने कल वाले सेशन में देख ली थी। और निश्चित रूप से कल वाले सेशन में जो हमने आपको बेसिक बातें बताई थी वो सब अच्छी तरीके से आपने नोट कर लिया होगा, याद कर लिया होगा, रिवीजन कर लिया होगा और बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना? जो हमने आपको कल के बारे में बताया था, ठीक है, जो हमने आपको कल बताया था, ठीक है, जैसे जो फैक्ट्स हमने आपको फ्लो चार्ट में मेंशन कराए थे, ठीक है, जो हमने आपको फ्लो चार्ट में जो भी चीजें मेंशन कराई थी वो वही चीजें यहाँ पर है। ठीक है, बस ये है कि जैसे अगर आपने कल वाला फ्लो चार्ट बनाया है तो आपको इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कल वाला फ्लो चार्ट नहीं बनाया है तो फिर आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए वही बातें यहाँ पर लिखी है जो कल फ्लो चार्ट में आपको देखने को मिली थी। ठीक है, जो कल आपको फ्लो चार्ट में देखने को मिली थी वही चीजें यहाँ पर दिख रही है। जैसे देखिए ना, 19वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, याद है? हाँ जी, भाई 19वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार किया था, इस वजह से उसे समाप्त किया गया था। कल बताया था 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने अपने 2 सीनियर अधिकारियों को गोली मारी थी, जोटसन और बाग। ठीक है ना, है ना? इस ये गाजीपुर अब बलिया के निवासी थे। ठीक है ना, तो ये भी बताया था आपको। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपका ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं पीपीटी में, एक ये पूरा पेज है, ठीक है ना, और
और इसी प्रकार से एक ये पेज है, ठीक है, एक ये पेज है। तो ये सब वही है जो हमने आपको, ठीक है, पिछले सेशन में फ्लो चार्ट में बताया था। अगर आप में से कोई ऐसा है, ठीक है, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको पॉइंट वाइज लिखना पसंद है या फिर हिंदी इंग्लिश का इशू आ रहा है ना, आप में से कोई ऐसा है जिसको पॉइंट वाइज लिखना पसंद है या हिंदी इंग्लिश का इशू आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे आराम से लिख सकते हैं यहाँ से। फिलहाल आगे की बात हम करते हैं। तो चलिए, अधिक 1857 की क्रांति के दौरान निम्नलिखित अधिकारी लखनऊ में मारे गए। तो कौन कौन से ऐसे अधिकारी थे जो 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में मारे गए थे, तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। क्या भैया, इस दौरान निम्नलिखित अधिकारी लखनऊ में मारे गए। कौन कौन? जनरल नील, हेनरी लॉरेंस और जनरल हैवलॉक, ठीक है ना। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, आप इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे कि कौन कौन से ऐसे अधिकारी थे जो 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में मारे गए, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, जनरल नील, हेनरी लॉरेंस और जनरल हैवलॉक, ठीक है ना। तो ये 3 ऐसे अधिकारी थे जो 1857 की क्रांति के दरमियान लखनऊ में मारे गए थे, ठीक है भैया। तो बिल्कुल इन्हें नोट कर लेंगे और आगे बढ़े। इस क्रांति में निम्नलिखित ने हिस्सा नहीं लिया। भाई 1857 की क्रांति में किसने किसने हिस्सा नहीं लिया, इसको आप है ना हमारे वाले अंदाज में खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। बीके का जी के अंदाज में इसे आप खुद से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? एज इट इज लिख लेंगे कि निम्नलिखित ने 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया। पहला लिख लिया आपने साहूकारों ने, दूसरा जमींदारों ने, तीसरा शिक्षित मध्यम वर्ग ने और चौथा अधिकांश रजवाड़ों ने। या फिर इंग्लिश में लिखेंगे कि भैया जैसे जो मनी लेंडर्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था और मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, जिन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया, ठीक है भैया। तो एज इट इज इसको नोट करेंगे, ठीक है, कि भैया जैसे क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया, ठीक है ना। हाँ जी, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया? क्यों मारे गए? क्रांति चल रही थी, तुम्हें पता नहीं क्यों मारे गए? भाई क्रांति चल रही थी तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों के खिलाफ ही तो क्रांति थी, तो क्रांतिकारियों को जहां अंग्रेज मिलेंगे वहां मारेंगे ही ना, और क्या करेंगे। क्रांति और किस लिए हो रही थी? अंग्रेजों को भगाने के लिए हो रही थी, ठीक है। तो भैया सिंपल है, इसको एज इट इज नोट करेंगे कि इस क्रांति में किसने हिस्सा नहीं लिया। अच्छा, अब आप थोड़ा सा इसे याद करने के लिए सोच कर देखें कि आखिर इन्होंने हिस्सा क्यों नहीं लिया होगा, आखिर इन्होंने क्यों हिस्सा नहीं लिया होगा। तो देखिए, साहूकारों को अंग्रेजों से कोई दिक्कत थी नहीं, है ना। साहूकारों को अंग्रेजों से कोई दिक्कत तो थी नहीं, साहूकारों को अंग्रेजों से क्या दिक्कत थी, है ना। साहूकारों को अंग्रेजों से दिक्कत नहीं थी और यहाँ तक कि अंग्रेजों को भी साहूकारों से दिक्कत नहीं थी। तो साहूकार और अंग्रेज आपस में इनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। तो देखिए भाई, 1857 की क्रांति में किसने हिस्सा लिया? 1857 की क्रांति में किसने हिस्सा लिया? उन सैनिकों ने हिस्सा लिया जिनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग जो है करना शुरू कराया था, ठीक है। उन्होंने हिस्सा लिया। उन राज्यों ने, उन राजाओं ने या उन राज्यों की जनता ने हिस्सा लिया जिनके राज्यों को अंग्रेजों ने हड़प लिया था, उन्होंने हिस्सा लिया। उन किसानों ने, है ना, उन किसानों ने हिस्सा लिया जिनके ऊपर अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया था, टैक्स थोप दिया था, ठीक है। या कुल मिलाकर कह लीजिए कि भैया 1857 की क्रांति में सिंपल भी है कि वही लोग तो हिस्सा लेंगे जिनको अंग्रेजों से दिक्कत है, ठीक है ना, जिनको अंग्रेजों से दिक्कत है। तो इनको अंग्रेजों से दिक्कत थी नहीं, साहूकारों को अंग्रेजों को दिक्कत नहीं थी, साहूकार अंग्रेज आपस में एक दूसरे से कोई दिक्कत नहीं थी, जमींदारों को भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जमींदारों का साथ तो अंग्रेज दे ही रहे थे, उनको क्या दिक्कत थी। शिक्षित मध्यम वर्ग को लगता था कि भैया अंग्रेजी हुकूमत का भारत में रहना ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। भाई शिक्षित मध्यम वर्ग को ये लग रहा था, देखिए जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था उसको ये लग रहा था कि अंग्रेजों के भारत में रहने से भारत में मॉडर्नाइजेशन आएगा, यहाँ की जो इकोनॉमी है वो बेहतर होगी, ठीक है, यहाँ की जो इकोनॉमी है वो बेहतर होगी। शिक्षित मध्यम वर्ग को तो बहुत देर से समझ में आया ना कि अंग्रेजों का भारत में रहना भारतीयों के हित में नहीं है। वो भी कब समझ में आया? जब दादा भाई नौरोजी से लेकर बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी आदि लोगों ने अपनी तरफ से प्रयास किए, जनता को समझाया, मिडिल क्लास को समझाया, तब जाके उन्हें समझ में आया कि अंग्रेजों का भारत में रहना भारत के हित में नहीं है। जैसे जो शिक्षित मध्यम वर्ग ये मानता था, जो शिक्षित मध्यम वर्ग ये मानता था कि अंग्रेजों के भारत में रहने से भारत का मॉडर्नाइजेशन होगा, आर्थिक विकास होगा, उसको दादा भाई नौरोजी ने अपनी, ठीक है, जो अपनी जो रिसर्च है, अपनी रिसर्च से साबित किया कि अगर अंग्रेजों के भारत में रहने से भारत का आर्थिक विकास होगा, तो ये बताइए कि भारत में फिर प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपए क्यों है, वो भी सालाना मात्र 20 रुपए वार्षिक आय क्यों है। और दादा भाई नौरोजी ने शिक्षित मध्यम वर्ग को अपनी क्या दिखाई, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिखाई, धन के निष्कासन के सिद्धांत को समझाया कि किस प्रकार से अंग्रेज भारत से आर्थिक दोहन कर रहे हैं, पैसे का दोहन कर रहे हैं, ठीक है। तब जाकर धीरे धीरे शिक्षित मध्यम वर्ग को समझ में आया कि हाँ यार वाकई में गड़बड़ है, ठीक है ना, वाकई में गड़बड़ है। अधिकांश रजवाड़ों ने, भाई जो रजवाड़े थे, आप बताइए, सिंधिया होलकर निजाम, ये लोग अंग्रेजों का साथ इसलिए दे रहे थे क्योंकि इनके राज्यों को अंग्रेजों ने हड़पा नहीं था। भाई जिन राजाओं के राज्यों को अंग्रेजों ने हड़प लिया था, ठीक है ना, जिन राजाओं के राज्यों को अंग्रेजों ने हड़प लिया था, वो राज्य तो अंग्रेजों के खिलाफ थे ही इस क्रांति में, लेकिन जिन्हें नहीं हड़पा था तो वो लोग क्यों साथ में जाएंगे? तो मतलब वो तो अंग्रेजों का साथ ही देंगे। तो सिंधिया होलकर निजाम, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और इस दौरान ग्वालियर के सिंधियाओं ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। तो जो ग्वालियर के सिंधिया थे, इन्होंने अंग्रेजों की सबसे ज्यादा मदद की, ठीक है ना। जो ग्वालियर के सिंधिया थे, इन्होंने अंग्रेजों की सबसे ज्यादा मदद की, ठीक है। और मूल रूप से आगरा के निवासी मिर्जा गालिब इस क्रांति को, है ना, मिर्जा गालिब ने इस क्रांति को अपनी आंखों से देखा, ठीक है ना। तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है, एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो भैया बिल्कुल याद रखेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर इन्होंने इस क्रांति में हिस्सा क्यों नहीं लिया। मैं फिर बता दूं कि ये जो लिखा है इसको मैं अपने जीके का जी के अंदाज में भी लिख सकता हूं और आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं कि थोड़ा समय बचेगा, मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो आप खुद भी हेडिंग डाल लीजिए क्या, कि निम्नलिखित ने हिस्सा नहीं लिया, और एक तरफ क्या लिख लीजिए भाई, जमींदार, एक तरफ साहूकार, एक तरफ शिक्षित मध्यम वर्ग और एक तरफ अधिकांश रजवाड़े, और बगल में एग्जांपल करके सिंधिया होलकर निजाम, हो गया, ठीक है। क्योंकि देखिए है क्या कि सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती, अरे सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर हम हर चीज को लिखकर समझाएंगे, लिखकर बताएंगे, ठीक है ना, लिखकर बताएंगे और लिखकर बकायदा फ्लो चार्ट करके बताएंगे, तो अभी भी जो सिलेबस बचा हुआ है उसको खत्म होने में 1 महीना लगेगा और फिर अंत में, ठीक है। तो इसलिए समझा रहे हैं कि थोड़ा सा आप भी अपनी तरफ से प्रयास करिए, चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल भाई सिंधिया, ग्वालियर में जो राज्य था वो सिंधिया थे, ठीक है। इंदौर में जो राज्य था वो होलकर थे, और जो हैदराबाद में राज्य था वहां के जो शासक थे उन्हें निजाम कहा जाता था, ठीक है ना। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे कि सिंधिया कहां पर थे भैया, सिंधिया ग्वालियर में थे, सिंधिया कहां पर थे, सिंधिया ग्वालियर में थे, ठीक है। तो ग्वालियर वाला क्षेत्र जो है वो इनके अधिकार में था, इंदौर उसके आसपास वाला क्षेत्र होलकर के पास था, हैदराबाद वाला जो क्षेत्र है वो निजाम के पास था, ठीक है। चलिए अब देखेंगे कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, वो भी देख लीजिए भैया। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा, आप अपनी तरफ से लिखते चलें। आपको आइडिया तो हो गया है, अब इतने समय से लगातार पढ़ा रहे हैं तो आप बिल्कुल आइडिया आपको हो गया होगा कि कैसे आप जीके का जीके अंदाज में लिख सकें। अब अपने आप में खुद भी आप जो है, ठीक है, हाँ, आप खुद भी आप उस तरह का फ्लो चार्ट बना सकते हैं जैसा हमने आपको लगातार बनाकर बताया, ठीक है ना। बिल्कुल, तात्या टोपे को इटली का गिरी बाल्टी कहा जाता है, अभी जस्ट शुरू हुआ है, दूसरा पेज है। तात्या टोपे को इटली का गिरी बाल्टी कहा जाता है, तो तात्या टोपे को क्या कहते हैं, इटली का गिरी बाल्टी, ठीक है। ये तो केवल उपाधि मात्र है। जैसे अगर हम तात्या टोपे की बात करते हैं, तो देखिए जैसे है ये कि भाई आप समझेंगे कि तात्या टोपे के बारे में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहली बात तो क्या, तात्या टोपे, ठीक है, पहली बात इनका जो रियल नेम था वो क्या था, रियल नेम क्या था, तो तात्या टोपे का रियल नेम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम
वास्तविक नाम था। ठीक है, दूसरी बात आप देखिए कि ये किसके सैन्य सलाहकार या सेनापति थे? ये किसके सैन्य सलाहकार या सेनापति थे? सैन्य सलाहकार, या यूं कह लीजिए कि कमांडर इन चीफ। ठीक है, तो भैया ये किसके कमांडर इन चीफ थे? कमांडर इन चीफ। तो ये किसके कमांडर इन चीफ थे? तो भैया ये नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे कानपुर से। नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे कानपुर से। तो कानपुर से क्रांति का नेतृत्व नाना साहब ने किया। ठीक है ना अजय भैया? ठीक, तो आप देखेंगे कि भाई कमांडर इन चीफ सैन्य सलाहकार, ज्यादा वन वीक करोगे ना तो फिर इतिहास रह जाएगा। अध्यापक जितना पढ़ाएं, जितना कंटेंट है उसको मेहनत से पढ़िए, उनके ऊपर दबाव मत डालिए। टीचर का मतलब समझ रहे हैं? टीचर का मतलब जैसे ऑटो चलाता हुआ ड्राइवर, कभी ऑटो चलाते हुए ड्राइवर को देखा है? अब जैसे ऑटो ड्राइवर क्या है, ड्राइविंग कर रहा है, अब आप उसकी बगल वाली सीट पर बैठे हुए हैं 4-5 लोग, और उसको बार-बार क्या है, अबे जल्दी चलो, अबे जल्दी चलो, कब पहुंचाओगे? घंटे बाद तो यही हो गया। ठीक है, तुमने कहा था 20 मिनट पहले, 25 मिनट में पहुंचा देंगे, तो वो क्या करेगा भाई? दौड़ा देगा गाड़ी। समझ रहे हो? फिर तो है तात्या टोपे। मैं तात्या टोपे से इन्होंने क्रांति को लीड कहां से किया? ठीक है, अगर आप देखेंगे इन्होंने क्रांति को लीड कहां से किया, तो कई जगहों से इन्होंने क्रांति को लीड किया। जैसे आप ग्वालियर बता सकते हैं, मैं ग्वालियर से क्रांति को लीड किसने किया? तात्या टोपे ने। ठीक है, और इसी प्रकार से कालपी से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, समय बचाने के लिए मैं थोड़ा पीपीटी ला सकता हूं, थोड़ा लिखकर थोड़ा कम पढ़ा दूंगा। ठीक है, पीपीटी से थोड़ा ज्यादा पढ़ा दूंगा, कुछ चीजें कर दूंगा, वो सब कर दूंगा, लेकिन कुछ छोड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि अध्यापक हूं। तो अध्यापक प्रोफेशन के साथ नाइंसाफी नहीं, वाले 10 दिन और लग जाए। ठीक है, हालांकि 10 दिन नहीं लगेगा, प्रयास रहेगा जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, तो लीड तात्या टोपे ने क्रांति को कहां से लीड किया? कालपी से, ग्वालियर से। ठीक है, कालपी से और ग्वालियर से। ठीक है, इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग भी किया। इन्होंने क्या किया? रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग भी किया। रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी रहे। ठीक है ना, इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग भी किया, मतलब कह सकते हैं कि सपोर्टर ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, सपोर्टर ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, सपोर्टर ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है भैया, सपोर्टर ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है ना, ठीक है, सपोर्टर ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। और इसके अलावा आप देखिए तात्या टोपे मध्य भारत से मध्य प्रदेश से इन्हें 1859 में गिरफ्तार किया गया। 1859 में अरेस्ट किया गया या गिरफ्तार किया गया। ठीक है, और ये जो गिरफ्तारी है इनकी ना, ये जो गिरफ्तारी है, ये क्या है बताइए? ये क्रांति की अंतिम घटना मानी जाती है। ये 1857 की क्रांति की अंतिम घटना मानी जाती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो 1857 की क्रांति की अंतिम घटना क्या है? मध्य भारत से 1859 में इसकी जो गिरफ्तारी हुई इनकी, ठीक है ना, मध्य भारत से, ठीक है, मध्य भारत से तात्या टोपे की जो गिरफ्तारी हुई 1859 में, इसे क्या माना जाता है? इसे ही माना जाता है 1857 की क्रांति की अंतिम घटना। बाकी इन्हें क्या कहा गया है ना? आल्सो नोन एज इटली का गेरीबाल्डी। इन्हें और क्या कहा गया? इन्हें इटली का गेरीबाल्डी भी कहा गया। इटली का गेरीबाल्डी भी कहा गया। ठीक है भैया, मतलब इन्हें इटली का क्या कहा गया? गेरीबाल्डी। तो गेरीबाल्डी ऑफ इटली, गेरीबाल्डी ऑफ इटली। तो ये इटली का गेरीबाल्डी कहा गया। ठीक बात है, तो एज इट इज याद कर लेना भैया कि इन्हें क्या कहा गया? इटली का गेरीबाल्डी। ठीक है, इटली का गेरीबाल्डी। ठीक, हाँ जी, अच्छा भाई चंदन, बिल्कुल बिल्कुल करा देंगे। ठीक है, तो तात्या टोपे के बारे में हो गया। अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में देख लीजिए कि क्या कुछ चीजें है ना। रानी लक्ष्मीबाई जो जो इंपॉर्टेंट है, जहां से पेपर में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई, तो अगर रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो भाई पहले तो इनका जन्म ही हुआ था 1828 में वाराणसी में। जन्म कब हुआ इनका? 1828 में वाराणसी में इनका जन्म हुआ। तो मतलब वाराणसी इनकी जन्मस्थली थी। वाराणसी इनकी क्या थी भैया? जन्मस्थली थी। ठीक है ना अजय भैया? हाँ, ठीक है, वाराणसी साथियों इनकी जन्मस्थली थी। बाकी आप देखेंगे इनके जो बचपन का नाम था, चाइल्डहुड नेम, बचपन का नाम क्या था इनका? इनके बचपन का जो नाम था, बचपन का नाम मींस चाइल्डहुड नेम, चाइल्डहुड नेम, चाइल्डहुड नेम। तो इनके बचपन का नाम क्या था? तो बचपन के दो नाम जो है आते हैं, एक तो मनु अर्थात है ना, मनु ही कहिए, और दूसरा मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। ठीक है ना, मणिकर्णिका। ठीक है, तो मणिकर्णिका भी इनका नाम था, मणिकर्णिका। ठीक है ना, मणिकर्णिका, तो मतलब एक मनु और दूसरा मणिकर्णिका। ठीक है, एक मनु और दूसरा मणिकर्णिका। ठीक है, मनु और दूसरा मणिकर्णिका। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि भाई इनके जो भाई पिता थे, पिता मींस फादर। ठीक है, इनके जो पिता थे, इनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था मोरोपंत तांबे। क्या नाम था? मोरोपंत तांबे। ठीक है ना, मोरोपंत तांबे। और इनकी माता का नाम क्या था? मदर। इनकी माता का नाम था भागीरथी सप्रे, भागीरथी सप्रे, भागीरथी सप्रे। ठीक है, भागीरथी सप्रे। ठीक है, इनकी माता का नाम था भागीरथी सप्रे। और इनका जो गोद लिया हुआ बच्चा था, बेटा था, पुत्र था, क्या नाम था उसका? दामोदर राव, दामोदर राव। ठीक है, दामोदर राव। ठीक है, और बाकी इनके पति का नाम क्या था भैया? गंगाधर राव। क्या हस्बैंड का क्या नाम था? हस्बैंड का नाम क्या था? गंगाधर राव, गंगाधर राव, गंगाधर राव। ठीक है, क्या नाम था भैया? गंगाधर राव। ठीक है, और इनकी जो समाधि है, इनकी जो समाधि है, ठीक है, तो इनकी जो समाधि है ये है कहां पर? एक फूलबाग फील्ड है, फूलबाग, फूलबाग ग्वालियर, फूलबाग ग्वालियर। ठीक है, फूलबाग ग्वालियर। ठीक है, फूलबाग ग्वालियर। ठीक है, फूलबाग ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई का जो इन्होंने भाई क्रांति को जो लीड किया, कहां से लीड किया? लीड मतलब नेतृत्व हो जाता है, तो लीड अर्थात नेतृत्व कहां से किया वो तो खैर क्लियर ही है। दो जगह से हालांकि कह सकते हैं आप। ठीक है, एक आप इसमें झांसी का नाम भी लिख सकते हैं, झांसी से तो किया ही किया, और ग्वालियर से भी किया। ठीक है, ग्वालियर से तात्या टोपे का नाम भी आता है। ठीक है, ग्वालियर से तात्या टोपे का नाम भी आता है। और भाई जो अंतिम युद्ध था इनका किसके खिलाफ? लास्ट बैटल, अंतिम युद्ध। तो जो अंतिम युद्ध हुआ, लास्ट बैटल जो इनका हुआ, वो किसके विरुद्ध था? जनरल यूरोज के खिलाफ। किसके खिलाफ? जनरल यूरोज के खिलाफ। इनके घोड़े का क्या नाम था भैया? जनरल यूरोज के खिलाफ इनका अंतिम युद्ध हुआ, जनरल यूरोज के खिलाफ इनका अंतिम युद्ध हुआ। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि अगेंस्ट 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 जनरल यूरोज। ठीक है ना, अगेंस्ट जनरल यूरोज। ठीक, अगेंस्ट जनरल यूरोज। ठीक, बिल्कुल। गंगाधर राव कहाँ के राजा थे? झांसी के राजा थे, तभी तो इनको झांसी की रानी कहा जाता है ना भैया? हाँ,
ठीक। बाकी इनके पास जो घोड़ा था, घोड़ा मतलब हॉर्स, ठीक है, तो इनके पास जो घोड़ा था, 3 घोड़े थे वैसे तो इनके पास। कौन कौन सा घोड़ा था भैया इनके पास? सारंगी, बादल और पवन, ठीक है ना। ये 3 घोड़े इनके पास मुख्य रूप से थे, सारंगी, बादल और पवन, ठीक है ना। हाँ जी, सारंगी, बादल और पवन। तो रानी लक्ष्मीबाई के घोड़ों के नाम भी हो गए भैया, ठीक है ना। तो एज इट इज आपको याद कर लेना है भाई। अब आगे चलते हैं, ये हो गया आपका रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, ठीक है ना। हाँ, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपको जानना चाहिए थोड़ा सा किसके बारे में, आपको बताते हैं बेगम हजरत महल के बारे में। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, ठीक है, नाम है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में यही रहने वाला है, बेगम हजरत महल। इन्हें और क्या कहा जाता है? इनका एक उपनाम है, क्या भैया? महक परी। तो इन्हें महक परी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? महक परी। तो ये भी जरा ध्यान दीजिएगा कि क्या कहा गया है, महक परी। और इनके हस्बैंड कौन थे, इनके पति कौन थे? तो भैया इनके जो हस्बैंड थे, इनके जो हस्बैंड थे, इनका नाम क्या था? पति कौन थे भैया इनके? इनके पति का नाम था वाजिद अली शाह, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है ना। हाँ, अरे वाह राजकुमार जी, ठीक। और बेगम हजरत महल के पुत्र का नाम क्या था? पुत्र अर्थात सन। तो इनका नाम था भैया बिरजिस कादिर। क्या नाम था? बिरजिस कादिर, ठीक है, बिरजिस कादिर, ठीक, बिरजिस कादिर, ठीक है, बिरजिस कादिर, बिल्कुल याद रखेंगे, बिरजिस कादिर। तो इन्होंने लखनऊ से क्रांति को लीड किया, इन्होंने लखनऊ से क्रांति को लीड किया और अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया, ठीक है ना। अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। तो अपने बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करके लखनऊ से इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया, हालांकि सफल न हो सकी और हार के बाद नेपाल चली गई, ठीक है ना। हार के बाद नेपाल चली गई, ठीक है ना। हार के बाद नेपाल चली गई, हार के बाद नेपाल चली गई, ठीक है ना। वेंट टू नेपाल आफ्टर लॉस, ठीक है। तो हार के बाद ये क्या हो गया? नेपाल चली गई, ठीक है ना। अजय भाई हाँ, सारी चीजें पढ़ोगे, शादी कब हुई, ठीक है, बाकी पतिदेव की डेथ कैसे हुई, लालन पालन कहाँ हुआ, तीर चलाना कब सीखा, धनुष चलाना कब सीखा, सब पढ़ोगे। ऐसे इतिहास पढ़ाएंगे तब तो साल भर इतिहास ही पढ़ाएंगे। चल तो भैया देखो, तो ये हो गया आपका बेगम हजरत महल के बारे में, ठीक है, बेगम हजरत महल के बारे में, महक परी इनका नाम था भैया, ठीक है। अब इसके बाद और चीजें क्या है? तो ये हो गया तात्या टोपे जी के बारे में, ये हो गया रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, ये हो गया बेगम हजरत महल के बारे में। अब आइए अब देख लिया जाए 1857 की क्रांति के कारण क्या था, असफलता के कारण क्या थे, ठीक है ना। हाँ जी, अब क्या करें, नेपाल में जाती तो क्या यहाँ रहती, अंग्रेज पकड़ के फांसी पर लटका देते, है ना। हाँ जी भैया, फांसी पर चढ़ा देते। चलिए असफलता के कारण तो देख लिया जाए कि 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई, ठीक है। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण देख लीजिए। पहला है विद्रोह का पूरे भारत में विस्तृत न होना। पहला क्या है? विद्रोह का पूरे भारत में विस्तृत न होना। तो जो विद्रोह है ये पूरे भारत में फैला नहीं था, ठीक है ना। जो विद्रोह है ये पूरे भारत में फैला नहीं था, तो विद्रोह का पूरे भारत में विस्तृत न होना। अब आप समझिए कि अगर देखा जाए मोटी मोटा तो विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था? उत्तर भारत था भाई, मुख्य रूप से यूपी बिहार और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही, मुख्य रूप से यूपी बिहार मध्य प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही तो क्रांति का विस्तार था। तो आप सोच कर देखिए कि भाई इतना बड़ा भारत है और क्रांति कितने में हो रही है? केवल इतने में हो रही है। तो अंग्रेजों ने बाकी जगहों से सैनिक यहाँ लगा दिए कि बाकी बाद में देखेंगे, पहले क्रांति समझ लो, ठीक है। तो अगर पूरे देश में, ठीक है, अगर पूरे देश में ये विद्रोह हुआ होता तो क्या तब भी अंग्रेज इस विद्रोह को कंट्रोल कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि चूंकि कुछ ही जगहों पर हुआ, ठीक है, चूंकि कुछ ही जगहों पर ये विद्रोह हुआ, क्रांति हुई, तो अंग्रेजों ने बाकी जगहों से अपनी फौज, अपने सैनिकों को एक ही जगह पर बुलाकर चीजों को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लिया, ठीक है। अगली बात है नेतृत्व एवं युद्ध नीति का अभाव। जाहिर सी बात है भाई, भारत के जितने भी सैनिक थे, जो भी क्रांतिकारी थे, इस क्रांति में अपना योगदान दे रहे थे, उनके पास युद्ध नीति कोई थी? कोई एक नेता था? नहीं, ना तो कोई एक नेता था, ना ही उनके पास कोई युद्ध नीति थी, क्योंकि सारे नेता तो भाई अलग अलग लड़ रहे थे। कोई कानपुर से, कोई लखनऊ से, कोई ग्वालियर से, तो कोई बिहार से, कोई दिल्ली से, कोई बरेली से, कोई मेरठ से, कोई फैजाबाद से, कोई प्रयाग से, ठीक है। तो हर जगह के नेता अलग अलग थे और इन नेताओं के बीच में आपसी समन्वय नहीं था। अगर इन नेताओं के बीच में जाने दीजिए रॉकी, ठीक है, अगर इन नेताओं के बीच में आपसी समन्वय होता तो सब मिलकर लड़ते ना। तो भैया नेताओं के बीच में आपसी समन्वय की कमी थी, कोई एक नेतृत्व नहीं था। अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम पर विद्रोह हुए और हुए भी तो बहुत चुनिंदा जगहों पर हुए, बहुत कम जगहों पर हुए और क्रांति जो है पूरे भारत में फैल नहीं पाई। आगे भारतीय नरेशों द्वारा अंग्रेजों की सहायता, तो आप जानते हैं कि भैया सिंधियाओं ने, होलकर ने, निजाम ने अंग्रेजों की मदद की। तो भारतीय कुछ नरेश ऐसे थे, राजा ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की है, ठीक है, जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की है। और अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक हथियार थे, भारतीय क्रांतिकारियों के पास इतने अत्याधुनिक हथियार भी नहीं थे, ठीक है ना। तो भैया जब तक भारतीय लाठी डंडे लेकर हमला कर रहे तब तक तो सामने से हमला हो जा रहा है ना, बंदूकों से, तोपों से, है ना। तो कैसे लड़ेंगे? और भारतीयों में उद्देश्य की एकता में कमी भी थी, क्योंकि सबके लिए क्रांति के मायने अलग अलग थे। अगर किसान इस क्रांति में था तो उसके लिए क्या मतलब था? उसके लिए ये था कि हमारे ऊपर ये भारी भरकम जो टैक्स लगा हुआ है ये हट जाए बस, है ना। और जो राजा महाराजा इस क्रांति में लीड कर रहे थे उनको क्या था कि हमारा राज वापस मिल जाए, हमारी पेंशन वापस मिल जाए या हमारा राज्य बड़ा हो जाए, ठीक है। जो सैनिक लड़ रहे थे तो सैनिकों का अपना अलग उद्देश्य था कि उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ किया गया था, ठीक है ना। मिर्जा गालिब कौन थे? बता चुके हैं कि मिर्जा गालिब एक कवि थे, है ना, एक शायर थे। मिर्जा गालिब एक शायर थे, एक कवि थे, बहादुर शाह जफर के टाइम के, जिनका जन्म आगरा में हुआ था और 1857 की क्रांति के समय वो थे, ठीक है। तो भैया ये थी असफलता के कारण। इसको आप हमारे अंदाज में फ्लोचार्ट के तरीके से लिखना चाहते हैं तो क्या हेडिंग डालेंगे? बीच में लिखिएगा असफलता के कारण, उसके एक तरफ लिखिएगा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में लिख लीजिए चाहे इंग्लिश में लिख लीजिए, समय भी बचेगा और समझ में भी आ गया, ठीक है ना। चलिए परिणाम, परिणाम क्या हो गया? तो 1857 की क्रांति का परिणाम क्या रहा ये भी देख लीजिए। तो अगर हम परिणाम की बात करें, अगर हम परिणाम की बात करें कि क्या परिणाम रहा, तो आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि 1857 की क्रांति के जस्ट बाद या यूं कह लीजिए के दौरान विक्टोरिया घोषणा हुई। आपने सुना होगा विक्टोरिया घोषणा का मतलब विक्टोरिया डिक्लेरेशन। विक्टोरिया घोषणा का मतलब क्या है? विक्टोरिया घोषणा का मतलब होता है विक्टोरिया डिक्लेरेशन। विक्टोरिया घोषणा का मतलब क्या है? विक्टोरिया डिक्लेरेशन, ठीक है। विक्टोरिया घोषणा का मतलब विक्टोरिया डिक्लेरेशन। और विक्टोरिया डिक्लेरेशन की अगर बात करते हैं तो ये भैया 1 नवंबर 1858 को हुई। 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया डिक्लेरेशन हुआ और यह विक्टोरिया डिक्लेरेशन जो है कहां पर हुआ? प्रयागराज में, ठीक है ना। प्रयागराज में विक्टोरिया डिक्लेरेशन हुआ, ठीक है। प्रयागराज में विक्टोरिया डिक्लेरेशन हुआ किसके द्वारा? उस समय के जो गवर्नर जनरल या यूं कह लीजिए कि वायसराय हो चुके थे, वायसराय कैनिंग के द्वारा, वायसराय कैनिंग
द्वारा, ठीक है ना। तो उस समय का वायसराय क्या कौन था भैया, या गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग। विक्टोरिया कौन थी, ब्रिटेन की महारानी, ठीक है ना, ब्रिटेन की महारानी, ठीक है भैया, बिल्कुल। तो विक्टोरिया घोषणा, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के द्वारा कुछ डिक्लेरेशन किए गए, और इस डिक्लेरेशन को भारत आकर महारानी विक्टोरिया ने खुद नहीं पढ़ा, ठीक है, बल्कि प्रयागराज में इस डिक्लेरेशन को पढ़कर सुनाया वायसराय कैनिंग ने। और इसमें क्या प्रावधान था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तथा मुगल शासन समाप्त, है ना, ब्रिटिश इंडिया रूल एंड मुगल रूल एंडेड, ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू, और देसी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति का त्याग कर दिया गया। क्यों ब्रिटिश देसी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति का त्याग क्यों किया गया, क्योंकि अंग्रेजों को लगा ना कि हम ये युद्ध, ये क्रांति पर कंट्रोल इसलिए कर पाए क्योंकि भारतीय राजाओं ने हमारा साथ दिया, है ना। हाँ, आज ही हमने पॉलिटी वाले में इसके बारे में पढ़ाया था कि क्या कुछ चीजें कैसी थी, ठीक है, तो वहां से भी आप चीजों को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, वहां से भी आप चीजों को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, तो बिल्कुल आप उस पर फोकस रखें, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये बिल्कुल याद करना है। और इस प्रकार से क्या हो जाता है यहाँ पर, इस प्रकार से आपकी जो है 1857 की जो क्रांति है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब 1857 की क्रांति जब खत्म होगी तो 1857 का ये विद्रोह खत्म हो गया, लेकिन फिर दूसरा और भी जो प्रमुख विद्रोह है वो भी तो पढ़ना है, जो और भी प्रमुख विद्रोह है वो भी पढ़ना है, ठीक है। तो और जो प्रमुख विद्रोह है उन पर भी अब हम चलेंगे, और आशा करते हैं कि 1857 की क्रांति को आपने अच्छे तरीके से जान लिया है, समझ लिया है, ठीक है, और इसको अच्छे से जान समझ लिया है तो बस बहुत अच्छी बात है ना। आपको चीजों को फोकस करना चाहिए और याद करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब प्रमुख विद्रोह एवं और अन्य आंदोलन, ठीक है ना। हाँ जी, इसमें सबसे पहले नाम आएगा किसका, सबसे पहले नाम आएगा सन्यासी विद्रोह का। सबसे पहले किसका नाम आएगा भाई, सबसे पहले इसमें नाम आएगा सन्यासी विद्रोह का, और उसके बारे में आप देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए तैयार हो जाइए एक नए पेज से, इसके लिए तैयार हो जाइए एक नए पेज के साथ। चलिए शुरू करते हैं और देखते समझते जानते हुए आगे बढ़ते हैं। भाई अब हम बात करेंगे जो प्रमुख विद्रोह और प्रमुख चीजें हुई, ये नया चैप्टर नहीं है, 1857 के विद्रोह के साथ ही है, या फिर नया चैप्टर आप इसे मान सकते हैं, कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। और इसकी शुरुआत कर देते हैं ताकि कल इसे हम खत्म कर सकें, ठीक है, इसे शुरू इसलिए करना है ताकि कल इसे हम क्या कर सकें भैया, खत्म कर सकें, ठीक है ना। तो कल ये खत्म होगा, आज इसकी शुरुआत हो रही है, और आपको बता दें कि इसके बाद जो दो चीजें, दो चैप्टर बचेंगी पढ़ने के लिए, क्या होंगी, एक होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरा होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और आज दिन कौन सा है, आज शायद क्या है, वेडनेसडे, हाँ आज वेडनेसडे, ठीक है, मतलब कल थर्सडे, फिर फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। तो सबसे पहले सन्यासी विद्रोह के बारे में बात करते हैं, ठीक है, किसके बारे में भैया, सन्यासी विद्रोह के बारे में बात करेंगे। चीजें लिखी भी है ना, हिंदी में भी मेंशन है, इंग्लिश में भी मेंशन है, आइए, है ना, जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी निश्चित रूप से उसे हम आपको ज्यादा फोकस करने के लिए कहेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, देखिए, तो भैया हम बात करने जा रहे हैं सन्यासी विद्रोह की, किसकी बात करने जा रहे हैं, सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। और सन्यासी विद्रोह की आप बात करेंगे तो इसी के बारे में यहाँ पर मेंशन है, सन्यासी विद्रोह मतलब सन्यासी रिवोल्ट, ठीक है ना, सन्यासी विद्रोह मतलब सन्यासी रिवोल्ट, ठीक है, सन्यासी रिवोल्ट, सन्यासी रिवोल्ट। तो अगर हम सन्यासी विद्रोह के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये कि भैया बहुत लंबा चला, तकरीबन 1763 के आसपास स्टार्ट, अलग अलग बुक में हो सकता है कि इसकी जो डेट है वो अलग अलग आपको मिल जाए, ठीक है ना। तो लगभग 1763 के आसपास ये स्टार्ट हुआ और 1800 ईस्वी तक रुक रुक कर चलता रहा, ठीक है। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो इसका मुख्य जो क्षेत्र था, मतलब एरिया था, वो बंगाल था, इसका जो मुख्य क्षेत्र या एरिया था वो क्या था, बंगाल था, ठीक है ना। अजय भैया, ठीक, मुख्य क्षेत्र जो था वो बंगाल था, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि इसका जो कारण था, कारण मतलब रीजन, इसका जो कारण था अर्थात जो रीजन था, तो रीजन ये था कि तीर्थ यात्रा कर जो है, रीजन क्या था, तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया गया था, ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं कि टैक्स ऑन पिलग्रिमेज, ठीक है ना। तो जो टैक्स ऑन पिलग्रिमेज हुआ, ठीक है, जो कारण था इसका वो क्या था, टैक्स ऑन पिलग्रिमेज, टैक्स ऑन पिलग्रिमेज या पिलग्रिमेज टैक्स, ठीक है, पिलग्रिमेज, ठीक, मतलब तीर्थ यात्रा पर कर, तो तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया गया, इसीलिए सन्यासियों ने विद्रोह किया, तीर्थ यात्रा पर, है ना, तीर्थ यात्रा पर कर। और ध्यान रखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीर्थ यात्रा पर कर, तो तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगा दिया गया, ठीक है, तो ये इसका कारण था। अगली बात भाई, अंग्रेजों के खिलाफ ये पहला विद्रोह था, पता है, अंग्रेजों के खिलाफ ये पहला विद्रोह था। तो ये भी पहचाना था कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह किसने किया, या सर्वप्रथम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किसने किया, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो अंग्रेजों के खिलाफ ये पहला विद्रोह था, अंग्रेजों के खिलाफ ये पहला विद्रोह था, ठीक है। दूसरी बात, इसके जो दमन करता हुए, दमन करता मतलब एक तरह से कह लीजिए कि टू एंड क्रेडिट, ठीक है ना, टू एंड क्रेडिट मतलब इसको एंड करने का जो क्रेडिट है, जो श्रेय है वो किसे जाएगा, मतलब दमन करता, ठीक है, दमन करता अंग्रेज, ठीक है, किसके द्वारा इसको दमन किया गया, तो माना जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसका दमन किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसका दमन किया गया, ठीक है। इसके ऊपर आप सब जानते हैं कि बढ़िया सी किताब लिखी गई है, और इस किताब को आप आनंद मठ के नाम से जानते हैं, एक बढ़िया किताब लिखी गई जिसको आप आनंद मठ के नाम से जानते हैं, ठीक है, आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ के नाम से आप जानते हैं। किसके द्वारा लिखी गई थी, तो भैया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई थी, और इसी किताब से वंदे मातरम भी लिया गया है, ठीक है ना। हाँ, सन्यासी ज्यादातर यात्री पर जाते हैं, बिल्कुल। मैं देखो तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगाया गया तो सन्यासियों को किस बात से मतलब होता है, तीर्थ यात्रा से मतलब है, ठीक है ना, तीर्थ यात्रा से मतलब है, तो वही चीज है, ठीक है। देखिए सन्यासी विद्रोह, ठीक है, आनंद मठ जो किताब है, ये जो आनंद मठ किताब है, इसे आप देखेंगे तो क्या कहा जाता है, इसे बंगाली देशभक्ति का बाइबल कहा जाता है, क्या कहते हैं इसे बंगाली देशभक्ति का बाइबल कहा जाता है, बंगाली देशभक्ति का बाइबल इसे कहा जाता है, बंगाली देशभक्ति का बाइबल, ठीक है ना, मतलब सीधे सीधे कि बाइबल ऑफ बंगाली, ठीक है, बंगाली, है ना, एक तरह से कह लीजिए कि देशभक्ति मतलब एक तरह से नेशन प्रेम, नेशन लव, ठीक है, बंगाली नेशन लव, ठीक है। तो बंगाली देशभक्ति का बाइबल आप इसे कह सकते हैं। बाकी इसी से वंदे मातरम लिया गया है, ठीक है, वंदे मातरम, ठीक है, गीत यहीं से लिया गया है, वंदे मातरम जो सॉन्ग है इसे यहीं से लिया गया है, ठीक है। अब इसमें जो शामिल लोग थे, इसमें जो लोग शामिल थे वो कौन कौन थे, ठीक है। तो जो शामिल लोग थे इसमें, एक तो आप देखेंगे जैसे डिपोज्ड सोल्जर्स, ठीक है, डिपोज्ड सोल्जर्स, डिपोज्ड सोल्जर्स, ठीक है, डिपोज्ड सोल्जर्स मतलब ये है कि जो पदच्युत मतलब जिन्हें हटा दिया गया था, पदच्युत सिपाही, ठीक है, पदच्युत सिपाही भी इसमें थे। हालांकि मुख्य रूप से कौन थे, मुख्य रूप से इसमें सन्यासी शामिल थे, ठीक है, मुख्य रूप से कौन शामिल थे, सन्यासी अर्थात सेक्स,
ठीक है। तो मुख्य रूप से इसमें कौन शामिल थे? तो इसमें मुख्य रूप से भैया सन्यासी ही शामिल थे, और फिर इसमें आगे चलकर फिर किसान भी शामिल हुए, किसान अर्थात फार्मर्स, तो किसान भी इसमें शामिल हुए, किसान भी इसमें शामिल हुए। और ये जो है गिरी संप्रदाय के सन्यासी थे, ठीक है। किस संप्रदाय के? गिरी संप्रदाय के सन्यासी, गिरी संप्रदाय के सन्यासी, गिरी संप्रदाय के सन्यासी इसमें शामिल हुए, ठीक है। मतलब सेक्ट जो थे वो किस संप्रदाय के थे? सेक्ट जो थे इसमें वो गिरी संप्रदाय के थे, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि द रिबेल monk, द रिबेल monk, द रिबेल monk belongs to गिरी सेक्ट, ठीक है, गिरी सेक्ट, ठीक है। ये चीज तो जरा देख लेंगे भैया, ठीक है। इसमें समझेंगे कि हमने कहा सन्यासी विद्रोह, तो इसमें शामिल लोग कौन से? जो ऐसे सिपाही जिन्हें हटा दिया गया था, सन्यासी, किसान, ठीक है। 1763 से 1800 ईस्वी तक रुक चलता रहा, मुख्य रूप से बंगाल में हुआ। इसका कारण था कि जो तीर्थ यात्रा है उस पर टैक्स लगा दिया गया था, और ये अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह था। तो कभी भी आपसे पूछे कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह किसने किया, तो आप बताएंगे सन्यासियों ने किया। और याद करना आसान है कि भैया क्यों हुआ, क्योंकि सन्यासियों को वैसे भी अपनी तीर्थ यात्रा वगैरह से मतलब था, तो अगर उनकी तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगा तो उन्होंने विद्रोह किया कि भैया हम तो ऐसे ही किसी तरह अपना काम चलाते हैं, हमारी तीर्थ यात्रा पर तो टैक्स लगाओगे। वॉरेन हेस्टिंग के नेतृत्व में अंग्रेजों ने इसका दमन किया। इसके बारे में जिस किताब में लिखा है वो आनंद मठ है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, यहीं से वंदे मातरम शब्द आया और ये बंगाली देशभक्ति का बाइबल कहलाया। इसमें शामिल होने वाले जो सन्यासी थे वो गिरी संप्रदाय से संबंधित थे, गिरी संप्रदाय से संबंधित थे, और ये लंबे समय तक चला। सन्यासी विद्रोह का कभी कोई एक लीडर या दो लीडर आपको किसी भी किताब में पढ़ने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर एक लीडर नहीं था, एक या दो लीडर नहीं था, ये टाइम टू टाइम चलता रहा, है ना। उसके बारे में यहाँ पर भी दे रखा है, आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो भैया आज आपका ये जो आंदोलन विद्रोह वाला मामला है इसको शुरू कर दिया है, कल इसको खत्म करेंगे। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे, मुलाकात होगी कल, और इसके आगे आपसे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो भैया आज आपका ये जो आंदोलन विद्रोह वाला मामला है इसको शुरू कर दिया है, कल इसको खत्म करेंगे। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे, मुलाकात होगी कल, और इसके आगे आपसे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी।